गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो अपने टॉपिक होंगे वो है वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इंद्रधनुष, रेनबो। ये दो टॉपिक के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, वर्ण विक्षेपण जो होता है वो श्वेत प्रकाश का होता है, और श्वेत प्रकाश क्या होता है? जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसको अपन श्वेत प्रकाश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो इसको श्वेत प्रकाश कहते हैं। अब 7 रंग कौन कौन से होते हैं? देखो, जो श्वेत प्रकाश है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसको आप श्वेत प्रकाश कहेंगे। और ये श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिनका एक निश्चित क्रम में अपने को इनको याद रखना होता है। बेजा, नी है, पी नाला, पी ना और ला। इस क्रम में अपने को इन श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को याद रखना होता है। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है, जिसको आप बेजानी है पीनाला से याद रख सकते हैं। बेज से बैंगनी होगा, वायलेट, जामुनी, इंडिगो, नारंगी, ये नीला, हरा ग्रीन होगा, येलो पीला, और ये ऑरेंज नारंगी, और रेड लाल। तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो इन 7 रंगों से मिलकर बना प्रकाश होता है, जिसको श्वेत प्रकाश कहते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। देखिए, इसमें अपने को ध्यान रखना है, सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य जो होती है वो बैंगनी रंग की होती है। बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो लगभग 3800 एंगस्ट्रॉन के आसपास होती है। अगर तरंगदैर्ध्य की बात करें तो सबसे छोटा जो तरंगदैर्ध्य है वो बैंगनी रंग का होता है, और सबसे बड़ा जो तरंगदैर्ध्य होता है लगभग 7800 एंगस्ट्रॉन के आसपास होता है, वो होता है लाल रंग का। तो तरंगदैर्ध्य सबसे छोटा बैंगनी रंग का होगा और सबसे बड़ा लाल रंग का होगा। अगर आवृत्ति की बात करें कि आवृत्ति कौन से प्रकाश की सबसे ज्यादा होती है और कौन से रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, तो तरंगदैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है आवृत्ति। तो आवृत्ति जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो लाल रंग की होगी और सबसे कम बैंगनी रंग की होगी, जिसको आप आसानी से जो है न्यू बराबर c/λ रख करके ज्ञात कर सकते हैं, जहां c प्रकाश का वेग होगा। तो जैसे इसके लिए आवृत्ति का जो मान होगा वो होगा न्यू बराबर 3 × 10⁻⁸ × 10⁻⁻10। तो इस तरह से जो है आप आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। तो आवृत्ति जो है वो सबसे ज्यादा बैंगनी रंग की होगी और सबसे कम लाल रंग की होगी, और आवृत्ति से ही जो है प्रकाश के जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो निर्भर करती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है, E प्रोपोर्शनल न्यू होती है। तो अगर ऊर्जा की बात करें कि कौन से रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसके फोटोन की ऊर्जा भी अधिक होगी। तो बैंगनी रंग के प्रकाश के जो फोटोन हैं उनकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, और लाल रंग के प्रकाश के जो फोटोन होते हैं उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। तो लाल रंग की ऊर्जा कम होती है, बैंगनी रंग की ऊर्जा अधिक होती है। तो आवृत्ति की बात करें, बैंगनी रंग की आवृत्ति अधिक होती है और लाल रंग की कम होती है। तरंगदैर्ध्य की बात करें तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य छोटी होती है और लाल रंग की तरंगदैर्ध्य बड़ी होती है। तो श्वेत प्रकाश में अपने को इन चीजों का ध्यान रखना होता है, और ये निश्चित क्रम भी जो है इनका अपने को ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की, जो आज का अपना टॉपिक है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो, कल अपन ने पढ़ा था प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है? कांच का एक पारदर्शी समांगी माध्यम होता है। अगर आप किसी प्रिज्म से, जैसे मान लिया कोई प्रिज्म है, तो किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजरे जाए, मान लिया श्वेत प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश किरण है, तो ये 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। जब ये प्रिज्म से आकर अपवर्तित होती है तो प्रिज्म इसका क्या कर देता है? इसे इसके मूल 7 रंगों में बिखेर देता है, इसके मूल 7 रंगों में बांट देता है, अलग अलग कर देता है। ये जो घटना है वो प्रकाश की क्या कहलाती है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जो इसे 7 भागों में विभाजित कर देगा। देखिए, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। जो आपकी श्वेत प्रकाश किरण है,
जो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, इसे आप किसी प्रिज्म से गुजारें तो प्रिज्म के अपवर्तन वाले बिंदु पर यह श्वेत प्रकाश किरण अपने मूल 7 रंगों में बंट जाती है। देखिए, अगर इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होता, अपवर्तन नहीं होता, तो यह प्रकाश किरण अविचलित सीधी गुजर जाती। लेकिन प्रिज्म के द्वारा इसका अपवर्तन हो जाने के कारण ये जो श्वेत प्रकाश किरण है, ये जो है अपने मूल 7 रंगों में बट जाती है। अपने मूल 7 रंगों में बटना ही जो है वो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगर आपका प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश किरण इस तरह से गुजर जाती, लेकिन प्रिज्म होने के कारण इसका यहाँ पर वर्ण विक्षेपण होता है और ये प्रकाश किरण 7 रंगों में अलग अलग बिखर जाती है। देखिए, सबसे ऊपर जो रंग होगा वो होगा लाल। लाल रंग का जो विक्षेपण होता है वो सबसे ऊपर होगा, सबसे कम विचलन कोण इसका होता है। और सबसे नीचे जो रंग होता है वो होता है बैंगनी। आप इनको इस तरह से समझें। सबसे नीचे जो रंग है वो है बैंगनी, और वही बेजानी है पीनाला से आप इसका क्रम लिख सकते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इस क्रम में जो है सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अपने इन मूल 7 रंगों में इस क्रम में बिखर जाता है। इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वैसे शाब्दिक अर्थ देखें, वर्ण यानी होता है रंग, और विक्षेपण, विक्षेपण जो शब्द है, विक्षेपण शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बिखरना। तो देखो, इससे क्या, वर्ण विक्षेपण का मतलब रंगों का बिखरना। सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश जो है अपने मूल 7 रंगों में बिखर जाती है, इसलिए इस घटना को क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। देखिए, 7 रंगों का जो क्रम है वो इस तरह से निश्चित क्रम होगा। अगर यहां पर बात करें विचलन की, अगर अपना प्रिज्म यहां होता नहीं, मान लो प्रिज्म नहीं होता एबीसी, तो आपकी प्रकाश किरण इस तरह से जाती। प्रिज्म के कारण ये 7 रंगों में बट रही है और ये 7 रंग जो है वो अलग अलग कोण के साथ यहां विचलित हो रहे हैं, तो ये इनका विचलन कोण है। यानी जाना इनको ऐसे चाहिए था, लेकिन लाल रंग की प्रकाश किरण इतने कोण से विचलित होकर यूं गुजर रही है, तो ये लाल रंग का विचलन कोण है, जिसको डेल रेड है, इसलिए डेल आर से इसको दर्शा दें। और सबसे ज्यादा जो यहाँ विचलन हो रहा है, अंत वाली जो प्रकाश किरण है वायलेट, बैंगनी, तो इसके विचलन कोण को आप डेल वी से दर्शा दें। तो ये है इनका विचलन कोण, कि कौन से रंग की प्रकाश किरण कितने कोण के साथ विचलित हुई अपवर्तन के पश्चात, तो वो कहलाता है इसका विचलन कोण। तो विचलन कोण सबसे कम लाल रंग का होता है और सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। शेष मध्य वाले 5 रंगों का जो विचलन है वो इसी क्रम में होता है। तो अगर बात करें विचलन कोण की, तो विचलन जो कोण होगा, विचलन कोण तो सबसे ज्यादा किसका होगा, बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होगा और लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होगा। ये तो विचलन कोणों के मध्य इनमें संबंध होगा। देखो, कल प्रिज्म से अपवर्तन में अपन ने देखा था कि विचलन कोण डेल एम या डेल बराबर था म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहां ए क्या था, प्रिज्म कोण था और डेल था प्रकाश का विचलन कोण, और म्यू जो है वो प्रिज्म का अपवर्तनांक था। तो ये संबंध देखा था कल, जब प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो तो आप इस तरह से इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इस आधार पर अगर देखें तो देखो, सभी 7 रंगों के लिए आपका प्रिज्म कोण नियत है। लाल रंग के लिए भी वही प्रिज्म कोण है जो बैंगनी के लिए है, तो ये तो सभी के लिए नियत है ये पद। तो विचलन फिर भी सबका अलग अलग है। सबसे कम विचलन किसका है, लाल रंग का। लाल रंग का विचलन सबसे कम है, इसलिए लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। क्योंकि देखो, यहां से संबंध है, डेल एम अगर कम है, डेल कम है, विचलन कोण कम है, तो अपवर्तनांक भी कम होगा, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है ही। तो डेल कम होने के कारण म्यू का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो आप इस संबंध से कह सकते हैं कि प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होगा। तो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो लाल रंग के लिए या फिर देखें बैंगनी रंग के लिए। देखो,
लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम है, ए तो कांस्टेंट है ही, लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम है, इसलिए लाल रंग का अपवर्तनांक भी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो अगर बात करें अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक लाल रंग का सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। जिस प्रकार विचलन कोण अधिक होता है बैंगनी रंग का लाल रंग से, उसी प्रकार बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो भी जो है वो अधिक होता है किससे, लाल रंग की या शेष 6 रंगों की तुलना में। सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी रंग का होगा, बैंगनी रंग के लिए होगा प्रिज्म का, और सबसे कम जो है वो लाल रंग के लिए होगा, जो आप आसानी से इस संबंध से देख सकते हैं कि ए तो नियत होने पर जिसका विचलन कम है उसके लिए अपवर्तनांक कम, और जिसका विचलन कोण ज्यादा है उसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा। तो सबसे ज्यादा विचलन कोण बैंगनी रंग का है, बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होने के कारण ये प्रिज्म बैंगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक दर्शाएगा। अब देखो, जिस रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या है, उस रंग के लिए ये सबसे अधिक सघन माध्यम का काम करेगा। तो अगर सघनता देखें तो प्रिज्म जो है वो बैंगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा डेंसर सघन माध्यम का कार्य करेगा। इसका मतलब अगर बैंगनी रंग के लिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है तो फिर वेग क्या होगा, बैंगनी रंग का सबसे कम होगा, क्योंकि सघन माध्यम है तो उसमें वेग प्रकाश का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर बात करें रंगों के वेग की, रंगों का प्रिज्म में वेग, तो बेटा रंगों का जो प्रिज्म में वेग है वो बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होगा और लाल रंग का जो वेग है वो सबसे अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रिज्म बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक अपवर्तनांक दर्शाता है और अधिक अपवर्तनांक में प्रकाश का वेग कम होता है, अब अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में, इसलिए बैंगनी रंग का जो है प्रिज्म में वेग सबसे कम होगा और लाल रंग का प्रिज्म में वेग सबसे अधिक होगा। तो ये तीनों संबंध अपने को जो है वर्ण विक्षेपण में ध्यान में रखने हैं। विचलन सबसे अधिक बैंगनी का, सबसे कम लाल का। बात करें अपवर्तनांक की, सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी रंग का, सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का। प्रिज्म में कौन सा रंग किस वेग से गति करेगा, सबसे अधिक वेग से लाल रंग की प्रकाश किरण और सबसे कम वेग से बैंगनी रंग की प्रकाश किरण, यानी कि प्रिज्म के अंदर लाल रंग की प्रकाश तरंग का वेग सबसे अधिक और बैंगनी रंग की प्रकाश तरंग का वेग सबसे कम होगा, जो आप आसानी से इस संबंध से देख सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है। इसके अंदर एक चीज और देखते हैं, कोणीय विक्षेपण, प्रिज्म का कोणीय विक्षेपण। ये कोणीय विक्षेपण देखो क्या होता है, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण कहते हैं या कोणीय विस्थापन भी बोल सकते हैं आप इसको, कोणीय विस्थापन। देखो कोणीय विक्षेपण या कोणीय विस्थापन क्या होगा, सबसे कम विचलन कोण लाल रंग का, सबसे अधिक विचलन कोण बैंगनी रंग का। तो बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलन कोणों का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, कोणीय विक्षेपण कहलाता है। तो कोणीय विक्षेपण बराबर होगा बैंगनी रंग का विचलन कोण, विचलन कोण को आप जगह डेल से दर्शाएं तो बैंगनी रंग का विचलन कोण माइनस लाल रंग का विचलन कोण। तो बैंगनी और लाल रंग के विचलन कोणों का जो अंतर है वो कहलाता है कोणीय विक्षेपण या कोणीय विस्थापन। यानी सबसे अधिक विचलन कोण में से आप सबसे कम विचलन कोण को घटा दें, अंतर ले लें, तो उसका जो मान है वो कोणीय विक्षेपण कहलाता है, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा बराबर होगा डेल वी माइनस डेल आर, ये होगा कोणीय विक्षेपण। और एक होती है कोणीय विक्षेपण क्षमता। देखो कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण क्षमता, कोणीय विक्षेपण क्षमता क्या होगी, कोणीय विक्षेपण क्षमता होती है यदि आप कोणीय विक्षेपण में मध्यवर्ती रंग, मध्यवर्ती जो तरंगदैर्ध्य होता है 3800 से 7800 होता है, उसके मध्य का जो तरंगदैर्ध्य है वो पीले रंग का होता है, इसलिए पीले रंग को मध्यवर्ती रंग भी बोलते हैं। तो मध्यवर्ती रंग का कोणीय विक्षेपण में भाग दे दिया जाए तो वो कहलाती है कोणीय विक्षेपण क्षमता। तो कोणीय विक्षेपण क्षमता क्या होगी, कोणीय विक्षेपण बटे पीले रंग का विचलन कोण, पीले रंग का विचलन कोण। यानी कोणीय विक्षेपण में यदि पीले रंग के
कोणीय विचलन कोण का भाग दे दिया जाए तो वो कहलाता है कोणीय विक्षेपण क्षमता। तो कोणीय विक्षेपण क्षमता को जो है आप कैसे लिख देंगे, डेल V माइनस डेल R, बैंगनी रंग का विचलन कोण माइनस लाल रंग का विचलन कोण बटे येलो रंग का विचलन कोण। तो देखो आप इसको दूसरे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। यहां से अगर इस फॉर्मूले से देखें तो देखो डेल बराबर होगा A, प्रिज्म कोण है म्यू माइनस 1। तो अगर रेड रंग के लिए देखें तो डेल R बराबर प्रिज्म कोण तो वही होगा, सभी रंगों के लिए एक ही है। तो डेल R बराबर होगा लाल रंग का अपवर्तनांक क्या है प्रिज्म का, लाल रंग के लिए वो इंटू A। इसी तरह से वॉयलेट के लिए डेल V बराबर कोण A इंटू वॉयलेट के लिए जो है प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है तो म्यू V से डिनोट कर दें -1। और इसी तरह से येलो रंग के लिए तो डेल Y बराबर कोण A इंटू म्यू येलो के लिए -1। ये फॉर्मूला यहाँ रखें इनके। तो देखो वॉयलेट के लिए तो क्या आ जाएगा कोण A म्यू V -1 माइनस कोण A म्यू R -1 बटे कोण A म्यू Y -1। कोण A क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कॉमन आके कट जाएगा तो कोणीय विक्षेपण क्षमता जो है वो आ जाएगी आपके म्यू V -1, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो म्यू R +1 बटे म्यू Y -1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो यह जाएगा म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो -1। तो कोणीय विक्षेपण क्षमता जो है वो क्या होगी, कोणीय विक्षेपण क्षमता बराबर आ जाएगा आपके कोणीय विक्षेपण क्षमता बराबर वॉयलेट के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक माइनस रेड रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक बटे येलो रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक -1। तो ये कहलाती है कोणीय विक्षेपण क्षमता और ये कहलाता है कोणीय विक्षेपण। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण में अपने को रंगों का क्रम ध्यान रखना है कि कौन सा रंग सबसे कम कौन से विचलित होगा और कौन सा रंग सबसे अधिक कौन से विचलित होगा, जिसको आप एक शॉर्ट रूप में बेजानी है पीनाला के रूप में याद रख सकते हैं। अगर ये क्रम याद रहेगा तो आप आसानी से जो है प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण से संबंधित सभी क्वेश्चनों के आंसर आप सरलता पूर्वक आसानी से दे सकते हैं। साथ में अपने को जो है प्रिज्म से अपवर्तन वाला जो फॉर्मूला है छोटे कोणों के लिए ये ध्यान में रखना है, जिसके आधार पर आप कोणीय विक्षेपण और कोणीय विक्षेपण क्षमता का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का अपना पहला जो टॉपिक था वर्ण विक्षेपण वो पूरा हुआ। अब देखो इसी वर्ण विक्षेपण से संबंधित या इसी घटना के कारण आपने एक और घटना जो है अक्सर देखते रहते हैं, जब बारिश होती है इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष भी जो है वो श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही बनता है। तो देखो इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है, ये किन परिस्थितियों में अपने को दिखाई देता है, किस कोण पर बनता है, क्या कारण है इसका बनने का, वो सब चीजें अपन देखते हैं इंद्रधनुष के बनने में। तो देखो बेटा इंद्रधनुष जो है हमेशा तभी अपने को दिखाई देता है जब बारिश हल्की बारिश हो रही हो या फिर बारिश होके रुकी हो। तो आप सूर्य की तरफ पीठ करके देखेंगे तो ही आपको ये वाली घटना कभी कभी आकाश में बनी हुई ये गोलीय आकृति के रूप में दिखाई देती है। तो इंद्रधनुष जो है कभी कभार एक विशेष परिस्थिति में ही बनता है, जब आप बारिश हो रही हो हल्की या होके रुकी हो तो सूर्य की तरफ आप अगर पीठ करके देखेंगे तो आपको जो है इंद्रधनुष दिखाई देगा। देखो इंद्रधनुष जो बनता है वो मूल रूप से 3 घटनाओं के कारण बनता है। एक तो जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक होता है वर्ण विक्षेपण और एक होता है अपवर्तन। ये 3 घटनाओं के कारण जो है आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंद्रधनुष का बनना किन घटनाओं पर आधारित होता है, तो आप कहोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन के कारण जो है वो इंद्रधनुष बनता है।
देखो होता क्या है कि जब बारिश होके रुकी हो या हल्की बारिश हो रही हो तो बरसात की बहुत कम द्रव्यमान की बूंदें, पानी की जो बूंदें होती है बहुत हल्की बूंदें, वो वातावरण में जो है वो तैरती रहती हैं। उन हल्की बूंदों पर जब एक विशेष कोण पर सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश गिरता है, मान लीजिए जैसे ये कोई पानी की बूंद है, इस पानी की बूंद पर यह श्वेत प्रकाश किरण आकर के गिरी, सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश किरण। श्वेत प्रकाश किरण है इसलिए ये 7 रंगों से मिलकर बनी होगी। तो जब ये पानी की बूंद पर गिरती है तो गिरते ही यहां पर क्या होगा, इसका वर्ण विक्षेपण होगा। और अभी अपन ने पढ़ा है वर्ण विक्षेपण अगर होता है तो उसमें सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है और सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। तो सबसे कम कोण पर जो विचलित होगी वो लाल प्रकाश किरण होगी और अधिक कोण पर विचलित होगी वो बैंगनी प्रकाश किरण होगी। यानी श्वेत प्रकाश किरण का यहां पर क्या हुआ, यहां पर वर्ण विक्षेपण हुआ। यहां श्वेत प्रकाश किरण का क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। इस बिंदु पर वर्ण विक्षेपण होकर के श्वेत प्रकाश किरण पानी की बूंद में गति करती है अलग अलग रंगों के रूप में। देखो लाल रंग यहाँ है, बैंगनी यहाँ है, बाकी शेष 5 रंगों की प्रकाश किरणें भी यहाँ होंगी, वो इसी क्रम में होगी, बेजानी है पीनाला के रूप में। तो अब देखो पानी का जो क्रांति कोण है, क्रांति कोण आपको पहले भी बताया था, क्रांति कोण जो है आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पढ़ते हैं। क्रांति कोण आपतन कोण का वह मान होता है जिस पर अपवर्तित प्रकाश किरण समकोण पर अपवर्तित हो जाए। तो पानी का जो क्रांति कोण होता है वो 48.6 डिग्री होता है, पानी का क्रांति कोण। तो यहां जब ये बूंदें एक विशेष परिस्थिति में जब पानी की आंतरिक सतह से टकराती है तो यहाँ ये जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण आपका क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। और बेटा जब भी अपवर्तन सघन से विरल माध्यम में हो रहा हो और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन न होकर क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो बिल्कुल यहां पर प्रकाश किरण का जो है अपवर्तन न होकर, क्योंकि पानी से वायु में जा रही है, ये पानी की बूंद है जो पानी से किस में जा रही है, वायु में जा रही है। ये जो पानी की बूंद है ये सघन माध्यम का काम करेगी और वायु विरल का। तो सघन से विरल में जाते समय क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित हो जाने के कारण यहां जो है प्रकाश का क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ये आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई। अब क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो पानी की बूंद के अंदर ही जो है वो परावर्तित हो जाती है। देखो ऊपर रेड था और नीचे वॉयलेट, तो ये वॉयलेट वाली तो ये आ गई और रेड वाली ये है। ये घटना जो है प्रकाश की, ये घटना जो है वो पानी के बूंद के अंदर होती है। अब यहां पर क्या होगा, इन बिंदुओं पर जो है फिर से प्रकाश के रंगों का अपवर्तन होगा और ये अपवर्तित होकर जो है वो धरातल की ओर गति करते हैं। मान लो जो है धरातल की ओर आ रहे हैं, तो ये तो वॉयलेट रंग होगा और ये रेड होगा। ये मान लो जो है आपका क्षैतिज है, धरातल है। धरातल पर मान लो यहां पर कोई प्रेक्षक है जिसको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। तो देखो प्रेक्षक को कैसे दिखेगा, लाल रंग तो आएगी इस तरह से। अब बिल्कुल ऐसी की ऐसी नीचे की जो बूंदें हैं उन बूंदों में यही घटना होगी। तो शेष 5 रंगों की बूंदों को छोड़कर आप अगली लास्ट वाली बूंद की बात करें। मान लिया जैसे यहां पर कोई पानी की बूंद है और उसमें ऐसे कैसे वो श्वेत प्रकाश आया सूर्य का, सूर्य के आने वाला श्वेत प्रकाश होगा, तो यहां पर जो है वर्ण विक्षेपण की घटना होगी और यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होकर के वॉयलेट और ये रेड, ये प्रकाश किरणें जो है यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर यहाँ पर अपवर्तित होंगी और अपवर्तित होकर के इस तरह से गति करती है। तो देखो ये तो थी रेड और ये है वॉयलेट, ये तो बैंगनी आ गई आपकी और ये लाल। यहाँ प्रेक्षक है।
देखो लाल रंग सबसे ऊपर और बैंगनी रंग सबसे नीचे, बाकी 5 रंगों की स्थितियां आप यहां इन दोनों के मध्य में आसानी से बना करके समझ सकते हैं। तो वो 5 रंगों की इन पानी की बूंदों से वो 5 रंग भी जो है वो अपवर्तित, पूर्णांतरिक परावर्तित और वर्ण विक्षेपित होकर के यहाँ पर प्रेक्षक तक पहुंचते हैं। तो यहाँ प्रेक्षक को जो है इधर की तरफ, प्रेक्षक यूं देखेगा तो इधर की तरफ उसको 7 रंगों की जो है पट्टी नजर आएगी, जिसको आप क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। देखो ये इंद्रधनुष जो है वो एक निश्चित कोण पर ही प्रेक्षक को दिखाई देता है, क्योंकि ये घटनाएं एक निश्चित कोण पर एक विशेष परिस्थिति में होती हैं, इसलिए एक निश्चित कोण पर ही जो है इंद्रधनुष हमेशा दिखाई देता है। यदि प्रेक्षक खड़ा होकर के देखे तो उसकी आंखें जो है आसमान के साथ 40 से 42 डिग्री, यानी लाल रंग की प्रकाश किरण जो है वो तो 42 डिग्री के कोण पर, और बैंगनी रंग की प्रकाश किरण प्रेक्षक की आंखों के से धरातल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये तो है 42 डिग्री का कोण और ये है 40 डिग्री का कोण, यानी आपका जो इंद्रधनुष होता है वो 40 से लेकर 42 डिग्री के मध्य में फैला होता है। तो निश्चित कोण होने के कारण ये जो है गोलीय आकृति लिया हुआ होता है, तो गोलाई में ही हमेशा इंद्रधनुष बनता हुआ अपने को दिखाई देता है। और ये जो इंद्रधनुष है ये अपनी आंखों पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, केवल 2 डिग्री का फैलाव होता है। इंद्रधनुष का ये जो फैलाव है, ये फैलाव केवल कितने डिग्री का होता है, 2 डिग्री का फैलाव लिए हुए होता है, जिसमें सबसे नीचे बैंगनी रंग होती है और सबसे ऊपर लाल रंग की प्रकाश किरण होती है। शेष 5 रंगों की जो वही बेजानी है पीनाला के रूप में, बैंगनी, जामुनी, नीला, इस हरा, पीला, लाल, नारंगी, इस तरह से इस क्रम में होता है। तो बेजानी है पीनाला के क्रम में वो 7 रंग विद्यमान होते हैं। तो इंद्रधनुष जब भी बनता है ऊपर की तरफ लाल रंग होता है और नीचे की तरफ बैंगनी रंग होता है। ये वाला जो इंद्रधनुष है, इस इंद्रधनुष को आप कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। इस इंद्रधनुष को क्या कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी कभी और भी ज्यादा विशेष परिस्थितियों में इस प्राइमरी रेनबो के ऊपर की तरफ एक और जो है इंद्रधनुष रेनबो अपने को बना हुआ दिखता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष। देखो प्राथमिक इंद्रधनुष की घटना तो ये वाली होगी, इस तरह से जो है प्रेक्षक के साथ 40 से 42 डिग्री के कोण पर सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैंगनी रंग बनता है, और ये वाली जो स्थिति होती है वो कहलाती है प्राथमिक इंद्रधनुष की। लेकिन कभी कभार बहुत विकट परिस्थितियों में जो है एक इंद्रधनुष और कभी कभी दिखाई दे जाता है, जिसको बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। तो देखो द्वितीयक इंद्रधनुष की जो घटना होती है वो रेयर केस में होती है, जब पानी की बूंदें जो है कुछ और अधिक ऊंचाई तक फैली हुई होती हैं। तो उस स्थिति में जो है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है वो पानी की बूंद में एक बार घटित न होकर 2 टाइम घटित होती है, इसलिए जो है उस स्थिति में पूर्ण ये द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। तो देखो प्राथमिक इंद्रधनुष में तीनों घटनाएं हुई, यहाँ ये अपवर्तन की है, अपवर्तन की घटना है, तो इन तीनों घटनाओं से मिलकर के इंद्रधनुष बनता है। तो ये तो स्थिति थी प्राथमिक इंद्रधनुष की। अब देखें द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वो किस प्रकार बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में तो जो है लाल रंग ऊपर की तरफ होता है और बैंगनी रंग नीचे की तरफ होता है, और 40 से लेकर के 42 डिग्री के कोण पर यह फैला होता है। इसका फैलाव जो है प्रेक्षक की आंखों पर 2 डिग्री का होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, जैसे मान लिया ये पानी की बूंद है, विशेष परिस्थिति में जब कोई सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश किरण, ये मान लो जैसे श्वेत प्रकाश किरण है, घटनाएं वही तीनों होंगी, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्णांतरिक परावर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले यहां पर वर्ण विक्षेपण हुआ और लाल रंग की प्रकाश किरण कम कोण से विचलित और बैंगनी रंग की प्रकाश किरण जो है वो अधिक कोण से विचलित हुई। तो ये तो रेड हो गई और ये आपकी वोलेट हो गई। यहाँ पर क्रांति कोण से अधिक कोण पर ये पानी की सतह से जाकर टकराती हैं, तो यहाँ अपवर्तन न होकर इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जो अधिक कोण पर आपतित हो रही है वो अधिक कोण से परावर्तित, और जो कम कोण पर आपतित हो रही है वो कम कोण से परावर्तित हो जाती है। तो देखो रेड वाली तो ये आएगी आपकी, और ये वोलेट प्रकाश किरण। यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना 2 बार हो जाती है। तो एक विशेष परिस्थिति होती है कि एक विशेष कोण पर जब वो आपतित हो तो दोनों टाइम यहां पर भी क्रांति कोण से अधिक कोण पर और यहां पर भी प्रकाश किरणें क्रांति कोण से अधिक कोण पर पानी की आंतरिक सतह से जाकर टकराती है। यानी कि ये विशेष स्थिति क्या होगी, 48.6 डिग्री से अधिक कोण के कोण पर जाकर के यहाँ आंतरिक सतह से टकराती हैं, जिससे इनका अपवर्तन न होकर
क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और ये प्रकाश किरणें इस तरह से जो है 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर फिर अपवर्तित होती हैं। तो ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, ये यहाँ पर वर्ण विक्षेपण की घटना होगी, और इन बिंदुओं पर जो है वो किसकी होगी, अपवर्तन की घटना होगी। अपवर्तन की घटना होगी, देखो ये वाली वायलेट है और ये रेड है ऊपर वाली, तो ये रेड प्रकाश किरण और ये अपवर्तित होकर रेड प्रकाश किरण, ये पृथ्वी धरातल की ओर गति कर जाती हैं। मान लो ये पृथ्वी धरातल है और यहां आपका मान लो प्रेक्षक है। अब ऐसी की ऐसी स्थिति एक नीचे वाली प्रकाश की बूंद में और ले लें। मान लो जैसे यहां पर पानी की एक बूंद और है, सॉरी पानी की बूंद है, और ये श्वेत प्रकाश किरण आकर के इसमें यहां पर अपवर्तित होती है। इसका यहाँ पर वर्ण विक्षेपण होगा, ये रेड और ये वॉयलेट और ये रेड, फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा यहाँ जाकर के, और ये वाली आपकी रेड प्रकाश किरण होगी और ये वॉयलेट होगी। और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने के बाद में जो है इनका अपवर्तन होता है। तो यहाँ जो है इनका अपवर्तन होगा, ये वाली रेड होगी और ये वॉयलेट, तो ये अपवर्तित होकर यहाँ पहुँचेगी और ये अपवर्तित होकर इस तरह से जाएगी। तो शेष 5 रंगों की बूंदें मध्य में आप आसानी से शेष 5 रंगों की जो है बूंदें आप मध्य में बाने, शेष 5 रंगों के लिए यहां पानी की बूंदें होंगी। तो अब देखो ये वाला जो रंग है वो क्या है, रेड और ये वॉयलेट। और रेड प्रकाश किरण जो प्रेक्षक की आंखों पर पहुंचती है तो वो धरातल के साथ जो है वो 51 डिग्री का कोण बनाते हुए पहुंचती है, और वॉयलेट वाली जो प्रकाश किरण है वो प्रेक्षक की आंखों के साथ 53 डिग्री का कोण बनाती हुई पहुंचती है। यानी इस इंद्रधनुष का फैलाव भी कितना होगा, वही आपका 2 डिग्री का फैलाव होगा। यानी ये इंद्रधनुष भी जो है प्रेक्षक की आंखों पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 2 डिग्री का। लेकिन वो 40 से 42 था, ये 51 से 53, यानी कि ये उस इंद्रधनुष से थोड़ा ऊपर की ओर बनता है। साथ ही रंगों का क्रम भी देखो बेटा उल्टा है, इसमें नीचे लाल रंग होता है और ऊपर की तरफ बैंगनी, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या था, नीचे की तरफ जो है वो बैंगनी था और ऊपर की तरफ लाल प्रकाश किरण थी। तो इस तरह से ये द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही इंद्रधनुष जो है वो वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण घटित होते हैं, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पानी की बूंद में 2 टाइम होती है, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना 1 ही टाइम होती है। इसलिए जो है इसको इस वाली स्थिति जो है वो विशेष परिस्थितियों में होती है, जब पानी की बूंदें वातावरण में बहुत अधिक ऊंचाई तक फैली हुई होती हैं, तभी जाकर के जो है ये 51 से 53 डिग्री के मध्य में जो है वो द्वितीयक इंद्रधनुष बन पाता है। तो ये था अपना इंद्रधनुष, आज का दूसरा टॉपिक था। आशा करता हूं आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। धन्यवाद।